फ्रेंड्स, आज आप लोग को इतिहास के 60 प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रश्न का आपको सही जवाब देना है। इस वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कराए जाएंगे और इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता होगा किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो लोहे से का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार हमें देखने को मिलता है त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता को आद्र ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्र ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल और सुतकोटदा था। क्या था? लोथल और सुतकोटदा। सिंधु घाटी के लोग लोहे और तलवार से परिचित नहीं थे और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? सिंधु सभ्यता में टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, जिसे हम लोग हड़प्पा के नाम से जानते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो अभी बताया था आप लोग को, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता कहा जाता है। इसे आद्र ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इसका सही जवाब होगा फायान आया था। कौन आया था? फायान आया था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम बता देते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट पूछे तो क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक माना जाता है और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और उसे बीना वादन करते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर। और चीनी यात्री जो बौद्ध यात्री थे फायान, किसके दरबार में आए थे? तो ये प्रश्न पूछेगा तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। और एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। जैसे कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट और 12 मिहिर, ऐसे विद्वान रहते थे। कौन कौन रहते थे? कालिदास, धन्वंतरी, बेताल भट्ट, 12 मिहिर किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रहते थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। कौन होगा? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन होगा? मेगास्थनीज। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम बता देते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसी के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। इसी के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में उपवास के दौरान हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई होता है, युद्ध होता है सेल्कुलस निकेटर के साथ, जिसको हम लोग 305 ईसा पूर्व मानते हैं, जिसमें सेल्कुलस निकेटर की हार होती है।
और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का शासक था। क्या होगा आंसर? मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक थे, तो आपको पता होगा मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको और बता देते हैं कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनम। क्या थे? महापद्मनम। नेक्स्ट प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इस पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 18। क्या होगा? 18। लेकिन वेदों की संख्या पूछे तो 4, वेदांगों की संख्या पूछे 6, उपनिषदों की संख्या 108 और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं ये पूछेगा तो 1028 है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462 है। 10,462 है। और ऋग्वेद में इंद्रों के लिए 250 ऋचाओं की रचना थी और अग्नि के लिए 200 ही थी। तो सबसे ज़्यादा ऋचाओं की रचना किसकी थी? तो इंद्र का था, उसके बाद अग्नि का था। नेक्स्ट प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना किस भाषा में? तो आप लोग को पता है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। क्या होगा आंसर? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? तो आपका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे संस्थापक थे ऋषभदेव और अंतिम तीर्थक थे महावीर। कौन थे? महावीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आप जितने भी प्रश्न को हम बता रहे हैं आप बढ़िया से सुनिए और आराम से सुनिए। इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम में कई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जरा सा धैर्य बनाकर रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया? किसके साथ भारत आया? तो इसका सही जवाब होगा महमूद गजनी के साथ आया। किसके साथ आया? महमूद गजनी के साथ आया। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनी। अब कब आया ये प्रश्न पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा? तो 1333 ईस्वी में भारत आए थे। यह कहाँ के निवासी थे? तो मोरक्को के निवासी थे। क्वेश्चन अगले नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं। अलबुर्नी किसके साथ भारत आए थे? तो अलबुर्नी किसके साथ भारत आए थे? तो महमूद गजनी के साथ आए थे। महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता किसके दरबार में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और कब आए थे? तो 1333 ईस्वी में आए थे। 1333 ईस्वी में आए थे। वह मोरक्को के निवासी थे। और जब भारत आए थे सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया? तो वह कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट प्रश्न,
तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? इसका आंसर होगा नानक, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी ग्राम में हुआ था। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता देवी और पिता के नाम था कालूराम था। क्या था? कालूराम था। बटाला के मूल राज खत्री के बेटी सुलक्षणी से इनका विवाह हुआ, जिससे इनके 2 पुत्र हुआ। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया। कितने बार? 5 बार चक्कर लगाया था। गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में हो जाता है। कहाँ? करतारपुर में हो जाता है। और सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 14वां, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो G.S. लिबिदेव को कहा जाता है। रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? G.S. लिबिदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, इससे कई प्रश्न आएंगे, और लाइक भी करते जाइएगा, तभी तो मैं आपको आगे वीडियो डालते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस साम्राज्य के संबंधित है? हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किसे है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई, और इस किसने किया? हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और इसकी राजभाषा थी तेलुगु भाषा। कैसी भाषा थी? तेलुगु। नेक्स्ट प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने लगाया। लेकिन तंबाकू को शुरू किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। किसने? अकबर। नेक्स्ट प्रश्न, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने, आपको इस क्वेश्चन पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, इसको हम आज क्लियर आप लोग को कर देते हैं। जरा गौर से सुनिए। आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। अब देखिए, अकबरनामा 3 भाग में है। कोई आपसे पूछे आईने अकबरी अकबरनामा का ही भाग है। आईने अकबरी किसका भाग है? तो अकबरनामा का भाग है। किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है। और अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था। तो याद रखिएगा, आईने अकबरी अकबरनामा का ही भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें तीसरा भाग में ही आईने अकबरी कहा जाता है। तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आईने ए अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी के भी अपने आप में 5 भाग हैं। आईने अकबरी के अपने आप में कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। अकबरनामा कितने भागों में? तो 3 भाग में। नेक्स्ट, दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही संबंधित किससे? तो अकबर से संबंधित है। तो दीन इलाही के पुरोहित कौन था सबसे पहला? तो आपको पता है, अकबर थे। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुआ। 1582 ईस्वी में। लेकिन यही क्वेश्चन रहता है, इलाही संबत कब जारी हुआ, शुरुआत की गई? तो इलाही संबत की शुरुआत 1583 ईस्वी में शुरुआत की गई। 1583 ईस्वी में। और दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा का समाप्त कब हुआ? तो तीर्थ यात्रा समाप्त हुआ आपका 1563 ईस्वी में। और जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाने जाते थे? तो आलमगीर के नाम से जाने जाते थे आपका औरंगजेब। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने किया? आपको पता होगा, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस भाषा में हुआ था? किस वर्ष हुआ था?
पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा। उसी बाद बाबर ने दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। और बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दामिन एक कोह क्या है? दामिन एक कोह क्या है? तो एक भूभाग है। क्या है? भूभाग। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कार्नवालिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्त क्या बनाया किसने? तो जॉन शोर ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन शोर ने बनाया था। अस्थाई बंदोबस्त की बनाया किसने? जॉन शोर ने बनाया। अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में हुआ? तो कॉर्नवालिस के समय में। अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। और नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है कॉर्नवालिस को। नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। किसे? तो कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको वीडियो को अच्छे तरीक़े से 2 बार 3 बार देखते रहें, इससे कई प्रश्न मिलेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ये तो करा दिए थे लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 ईस्वी में। और वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे? 1498 में। बंगाल विभाजन, नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय किसे जाता है? इस प्रश्न को बढ़िया से देखें, आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम आज आप लोग को क्लियर कराना चाहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो बंगाल में द्वैध शासन लागू करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। कार्टिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। और यही कहता है बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया? तो दोहरे शासन का अंत पूछेगा तो अब वारेन हेस्टिंग होगा। कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में दोहरे शासन का अंत किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। अब नेक्स्ट इसी में देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का कौन कहलाया? बंगाल का प्रथम गवर्नर गवर्नर के बाद जनरल लगा दिया गया, उसके आगे क्या लगा दिया? तो जनरल।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाया? तो वारेन हेस्टिंग ही कहलाया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए, आप इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको 2 बार 3 बार देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय में हुआ था? उस समय मुगल शासक था अकबर। कौन थे? अकबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। किसने कहा? बी.डी. सावरकर। और 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को घटित हुआ। यह मेरठ से, कहाँ से? मेरठ से चर्बी वाले कारतूस थे, इसके कारण से हिंसा हो गया। हिंदू और मुस्लिम में विरोध, दोनों में फूट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में जगदीशपुर का क्रांति का नेतृत्व करने वाले आपके कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। और झांसी में कौन कर रहे थे क्रांति का नेतृत्व? लक्ष्मीबाई। झांसी में लक्ष्मीबाई। और कानपुर में कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का